के स्टेज पर आया हूं, इसलिए अपने को रोक करके अब मैं कहना चाहता हूं कि विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। क्योंकि पिछले 1 महीने से चुनाव के दरमियान राजनीतिक व्यस्तता के कारण मैं आपके सामने नहीं आ पाया था। अब संडे के दिन जीपीएससी के द्वारा चीफ ऑफिसर क्लास 3 का एग्ज़ाम लिया गया था। आज मैं उसके इतिहास विषय के प्रश्नों का विथ एनालिटिकल व्याख्या करने आपके सामने आया हूं। आप सभी लोग मुझे 22 साल से जानते हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में 22 साल से हूं और गुजरात में 18 वर्ष से हूं। एकदम पूरी तरह से पैर जमा के 18 साल से हूं गुजरात में। तो मैं बार बार इस पर कभी भी फोकस नहीं करता हूं कि प्रश्न को ABCD कर दिया जाए और कह दिया जाए कि सॉल्यूशन हो गया। मेरा मानना है दोस्तों कि प्रश्न पूछा क्यों, क्या सिलेबस और क्वेश्चन के बीच कोई तारतम्यता था, उन चीज़ों को सामने रख करके मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। चैट नहीं दिख रहा है, 3 है इसमें लड़कों का, 3 है बेटा। तो चलिए, तो अब जरा आज शुरू करते हैं चीफ ऑफिसर का पहला क्वेश्चन। चिराग परमार कहते हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चिराग। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे ना पैकी कया वेदમાં અનિષ્ટ તત્વો અને રોગના નિવારણ માટેના જાદુઈ વશીકરણ અને મંત્રોનો ઉલ્લેખ છે? સામવેદ, यजुर्वेद, ऋग्वेद અને अथर्ववेद। अगर उत्तर बताने की बात हो तो फिर बस एक लाइन में कह दें अथर्ववेद आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको आगे भी एग्जाम देना है, तो केवल आंसर अथर्ववेद बोल देने से काम नहीं चलेगा। आपके पास कुछ जानकारियां होनी चाहिए एक्स्ट्रा। जैसे मैं एक एक करके आपको व्याख्या करता हूं कि जैसे सामवेद है तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह साम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है गायन। यानी अगला लाइन हमको मालूम होना चाहिए कि यह भारतीय संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि सामवेद में 1810 मंत्र हैं, जिनमें केवल 75 ही नए हैं। 75 को छोड़कर बाकी सभी ऋग्वेद के 7वें और 9वें मंडल से लिए गए हैं। ऐसा इसलिए कि अगर अगले परीक्षा में ये आ जाए कि सामवेद निम्न में से किस वेद पर आधारित है, तो आप जवाब दे सकें कि यह ऋग्वेद पर आधारित है। अब हम सभी जानते हैं कि नेचर के हिसाब से सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है। मैं क्लास में उस भाग का नाम के लिए फॉर्मूला बताता हूं, आगा। सामवेद है आइए और गाइए, आगा। यानी आर्चिक और गान, इसके 2 भाग हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि इसकी शाखाएं कितनी हैं, ब्रांचेज। तो इसके लिए मैं क्लास में फॉर्मूला बताता हूं, कौ जयरा, कौ से कौथुमी, जय से जैमिनी, रा से रानायनी। इसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि सामवेद के उच्चारण कौन करते हैं, उस ब्राह्मण का क्या नाम था। तो उद्गात्री इसके उच्चारणकर्ता को कहते हैं। अब इतना जानने के बाद यदि आपसे पूछ ले कि सारे गामा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है,
तो फिर टिक मारेंगे सामवेद पर। इतना इन्फॉर्मेशन आपको सामवेद के बारे में पता होना चाहिए। यह है न्यूनतम इन्फॉर्मेशन। उसके बिना परीक्षा हॉल में जाना अपराध है। अगर मेरी सरकार कभी बनी तो मैं इस पर आईपीसी में कोई कलम डाल दूंगा कि इतनी जानकारी के बिना परीक्षा देने नहीं जाना है। चलिए अब आगे देखें। अगर यजुर्वेद कहता है तो क्या पता होना चाहिए? ये यजुस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, यानी इसमें मंत्र हैं। कैसे? जो यज्ञ की विधियों को बतलाते हैं, किस प्रकार से यज्ञ करिएगा उसके बारे में। इसमें 1990 मंत्र हैं। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। अब यदि आपसे पूछे कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं, तो फॉर्मूला याद रखिएगा माँ का। माँ से होता है माध्यान्दिन और का से होता है काणव। अगर आपको कहे कि शुक्ल यजुर्वेद के बाद कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो फॉर्मूला याद रखिएगा तैकामैक। सबको मैंने ही सिखाया है ये फॉर्मूला, क्योंकि मुझसे पुराना कोई शिक्षक अभी फिलहाल गुजरात में नहीं है। तो तैतरीय, काठक, मैत्रायनी और कपिष्ठल, और इस वेद का जो उच्चारण करता है उस ब्राह्मण को कहते हैं अधर्वयु। एक्चुअली जब हम सीक्वेंस में याद करते हैं तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो हैं होत्री, सामवेद के उद्गात्री, यजुर्वेद के अधुर्वयु और अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं ब्रह्मा पुरोहित। ये आपको मैंने दूसरा बताया। व्याख्या तबीयत से किया जाए यार। जब किया जाए तो विद्यार्थी को पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन का डेप्थ कहाँ तक जा सकता है, और उसके बाद विद्यार्थी समझे कि प्रश्न जो है किस तरह से ऊपर ऊपर पूछा गया है। उसके बाद ऋग्वेद। ऋग्वेद में रुक शब्द से ये बना है, जिसका मतलब होता है रुचा, और रुचा का यानी मंत्र। यानी यह जो वेद है ये मंत्रों का संग्रह है, इसलिए हम इसे ऋग्वेद कहते हैं। भारोपीय भाषा, इंडो यूरोपियन ग्रुप की ये सबसे पुराना ग्रंथ है, ये भी हमको याद रखना है। और अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो यह मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें टोटल 10,460 मंत्र हैं। इसका उच्चारण होत्री ब्राह्मण करता है और इसकी 5 शाखाएं हैं। फार्मूला मैं क्लास में बताता हूँ। सावा, आसमा, साकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन और मांडूक्य। और अंत में दोस्तों जो आंसर था अथर्ववेद, उसके बारे में कहेंगे कि अथर्वा ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, इसीलिए हम लोग कहे अथर्ववेद। दूसरा, इसमें यज्ञ में कोई विघ्न ना हो, जादू टोना के द्वारा किसी का वशीकरण करना हो, कुछ औषधियों का वर्णन है, यानी कि जो हमारा शब्द कह रहा है जादू टोना वशीकरण रोग ना निवारण माटे, वो है अथर्ववेद। और इसकी 2 शाखाएं हैं, सौ और पी, सौनक और पिप्पलाद। इसको कहते हैं दोस्तों व्याख्या, और ये बर्दाश्त करने के लिए क्षमता चाहिए, सब नहीं बर्दाश्त कर सकता है। अब आइए, नीचे न पैकी कई जोड़ी योग्य रीते जोड़ायल न थी। औरंगजेब, मनुक्की, शाहजहां, टैवर्नियर, अकबर, सर टॉमस रो, जहांगीर, विलियम हॉकिंस। अगर ये खाली बता देना हो तो टैवर्नियर
सॉरी, ये सर टॉमस रो अकबर, ये सही आंसर हो जाए। लेकिन दोस्तों इसको जानेंगे कैसे? तो पहले ये मनुक्की था कौन, पहले इसके बारे में जाने। ये कब भारत आया, औरंगजेब से टिक क्यों लगाना है? तो मनुक्की 20 जून 1656 ईस्वी को भारत आया था। बस इतने में पता चल गया कि 1655 में औरंगजेब राजा बना है, 55-56 में, यानी ये औरंगजेब का समकालीन था। दूसरा दोस्तों कि ये पहले दारा के लिए तोप खाने में काम किया था और बाद में ये मिर्जा राजा जय सिंह के जो है सेना में शामिल हो गया था। जब आपको कहता है टैबरनियर तो कैसे शाहजहां, तो ये भारत आया कब था? तो टैबरनियर जो है वो 1638 ईस्वी में भारत आया था। शाहजहां का काल 1627 से 1655 के बीच माना जाता है। बस इतने में जो है ये शाहजहां के काल का माना जाएगा। शाहजहां के दरबार में ये पहुंचा था। दोस्तों सर टॉमस रो, तो सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत में आया था और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई है, इसलिए सर टॉमस रो अकबर के साथ मैच नहीं करेगा। किलराज प्रजापति कहते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग किलराज। और विलियम हॉकिंस 1609 में भारत आया है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई है और 1605 से 1627 के बीच जहांगीर का शासन रहा है। तो इस कारण से इसमें टिक लगेगा सी कि अकबर जो है वो सर टॉमस रो का समकालीन नहीं था। अब आइए तीसरा क्वेश्चन उतना ही बेहतरीन है। अगला कहता है कि नीचे ना पैकी कौन भक्ति संप्रदाय ना समर्थक ना हता। और दोस्तों आज भी मैं वहीं खड़ा हूं जो मैं 2017 में कहा था। 20 प्रश्न लगभग भारत के इतिहास से 150 क्वेश्चन में पूछा गया है। जरा ये सोचिएगा, यही सिलेबस क्लास 1-2 में 400 मार्क का हो जाता है। तो 150 में 20, 300 में 40, 400 में 50। इतिहास को बाईपास करके या बाईपास करवा के कोई कोचिंग वाला या कोई विद्यार्थी नहीं जीपीएससी में अच्छा कर सकता है अगर मेरिट जरा सा ऊपर चला गया। तो इतिहास के बारे में बस एक ही चीज याद रखना है, वो जो गाना था 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। तो 100 साल पहले भी इतिहास से ही ज्यादा क्वेश्चन आता था, आज भी है और कल भी रहेगा। जिसने की इतिहास से बेवफाई उसकी फूटी किस्मत की खाई, ये हमेशा ध्यान रखना है। इतिहास जो है संजय वाला, प्रणाम सर जी प्रणाम। सुरेश प्रजापति गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ये एकदम ध्यान रखना है कि इतिहास और संविधान के बिना मृग मरीचिका है बाकी विषय। यही विषय है जिसमें अगर 50 क्वेश्चन आता है और आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो 40 मारोगे। बाकी कोई विषय होगा तो 50 पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन दिखेगा मटेरियल से, लेकिन आप टिक मार पाओगे 25। ये परीक्षा का सेक्रेसी है। जिसको आ गया उसको फा गया, जिसको नहीं आया वो खत्म। चलिए अब जरा आगे देखें। तो कहता है नीचे न पैकी कौन भक्ति संप्रदाय न समर्थक न हता। नागार्जुन, तुकाराम, वल्लभाचार्य, त्यागराज। मान लिए त्यागराज के बारे में जानकारी कम है, लेकिन जिसको मालूम है कि नागार्जुन
बौद्ध विद्वान था वो इतने में टिक मार देगा कि बौद्ध विद्वान कभी भी भक्ति संप्रदाय का समर्थक हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों जरा हम लोग यहाँ देखें, बोए कमलेश कहते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग कमलेश। तो हम लोग जरा यहाँ पर आगे देखें तो नागार्जुन कौन था? बौद्ध दर्शन का आचार्य था। शून्यवाद का सिद्धांत इसने दिया था। माध्यमिक दर्शन का यह आचार्य था और माध्यमिक कारिका नामक पुस्तक की इसने रचना की थी। इतने नॉलेज पर टिक मार दीजिएगा कि यह भक्ति संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे। तुकाराम ये थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के एक आधार थे। इन्होंने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की। इनकी कविता अभंग के नाम से जानी जाती थी और मराठी भाषा में इन्होंने तुकाराम गीत नामक कविता पुस्तक की रचना की। वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन से जुड़े थे, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। ये शुद्धाद्वैतवाद के समर्थक थे और ये तेलुगु तैलंग ब्राह्मण थे। ब्रह्म सूत्र भाष्य सुबोधिनी जैसी पुस्तक की इन्होंने रचना की। त्यागराज, मोनू गोस्वामी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। त्यागराज भक्ति मार्गीय कवि थे त्यागराज, और ये कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ थे और पंचरत्न कृति इनकी पुस्तक का नाम है। तो कुल मिलाकर के नागार्जुन बौद्ध विद्वान होने के कारण भक्ति संप्रदाय के समर्थक ये नहीं थे। अब इससे भी अगर कोई लड़का आसान क्वेश्चन खोजता है तो मेरा सलाह है फार्म नहीं भरना है। इससे आसान अब नहीं आएगा। अब जरा हम लोग देखें चौथा, सोम प्रकाश नामना वर्तमान पत्र नी शुरुआत कोणे करी हती। सोम प्रकाश नाम के समाचार पत्र का शुरुआत कौन किया था? दयानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अने राजा राम मोहन राय। सबसे पहले ध्यान रखना है कि टिक अगर मारना है तब तो बस एक ही बार में हो जाएगा कि एक मिनट जरा सा ये आगे पीछे हो गया है। अगर टिक मारना है तब तो एक ही बार में हो जाएगा कि ईश्वरचंद विद्यासागर। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि सोम प्रकाश क्या है तो सबसे पहले 15 नवंबर 1858 ईस्वी को ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा से, यानी ईश्वरचंद विद्यासागर ही इसके संस्थापक थे, लेकिन इसमें संपादन करने की जिम्मेदारी दी गई थी द्वारकानाथ विद्याभूषण को। तो 15 ध्यान दीजिएगा 15 नवंबर 1858 को एक साप्ताहिक पत्र निकाला गया जिसके संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण, और ये जो हैं ईश्वरचंद विद्यासागर की योजना पर ये निकाली गई थी। अब सुनिएगा 1862 में कलकत्ता के दक्षिण पूर्वी में सोनारपुर के पास इसका मतलब ये छपाई का काम प्रारंभ हुआ। ये जो है इनके बारे में जाने, लेकिन जरा जाने दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती, गिरांजले मेहुल कहते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मेहुल। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, ना कि सोम प्रकाश लिखा है। देखिए कितना मिला करके दिया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक राजनेता थे जिन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की रचना की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और राजा राम मोहन राय ने
आत्मीय सभा, परसेप्ट ऑफ जीसस, ब्रह्म समाज, मिरात उल अखबार, संवाद कौमुदी, इस सब टाइप के किताबों की रचना की और ब्रह्म समाज नामक एक संस्था की स्थापना की। ये जो है आपका सोम प्रकाश के बारे में था। अब ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है नागार्जुन वाला, आगे बढ़ें। नीचे ना विधानो ध्यान मालो, तो लेते हैं ध्यान में। भीमबेटका शिला आश्रय स्थानो रॉक शेल्टर વર્ષ 2003માં યુનેસ્કો હેરિટેજ સ્થળ તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવ્યા। તેમાં હિન્દુ દેવતાઓ અને દેવીઓની શિલા કોતરણીઓ રોક ઇન્ગ્રેવિંગ્સ છે। માત્ર એક સાચું છે, માત્ર બે સાચું છે, એક અને બે બંને સાચા છે, એક અને બે બંને સાચા नहीं। जिसको खाली इतना सा मालूम हो जाएगा कि भीमबेटका प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है, वो दो को गलत कर देगा इतने में। प्राक इतिहास में जो है पेंटिंग बनाया गया है उसमें हिंदू देवी देवता का नहीं आएगा, प्री हिस्टोरी में, इतने में वो इसको गलत कर देगा। तो जरा देखें हम लोग। सबसे पहले इसका आंसर है एक साचा छे, ए। तो अब जरा हम लोग इसके बारे में जानें। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जिसको 2003 में यूनेस्को के हेरिटेज स्थल में शामिल किया गया था। यह भारत की सबसे प्राचीन रॉक कला है। यहाँ से प्राग इतिहास काल से लेके ऐतिहासिक काल तक के चित्र मिले हैं, लेकिन सभी चित्र या तो मनुष्य के नृत्य, मनुष्य के द्वारा शिकार, या तो जो है जानवर के चित्र, ये सब यहाँ से मिले हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ हिंदू देवी देवताओं के बारे में नहीं कहा गया है, माने चित्र नहीं बनाया गया है। तो चलिए ये भी हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा वायसरॉय के જેમને સૌથી લાંબા સમયકાલ માટે ભારતમાં સેવા આપી તે ડેશ હતા। લॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड लिनलिथगो। अगर टिक मारना हो तो एक ही बार में खाली टिक मार देंगे कि लॉर्ड लिनलिथगो, तो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पहले व्याख्या जानना जरूरी है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, यानी अगर देखा जाए तो ये 6 साल के लिए सत्ता में रहा है। लॉर्ड इरविन की यदि बात की जाए तो 1926 से 1931, यानी कि ये 5 वर्ष सत्ता में रहा है। अगर लॉर्ड डेलहौजी की बात की जाए तो 1848 से 1856, यानी कि ये 1848 से 1856 8 साल रहा है। लेकिन अगर लॉर्ड लिनलिथगो की बात की जाए, आज ही मैं सुबह क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं लड़कों को बताया था 1934 से 1943 रहा है, 9 साल तक ये जो है सत्ता में रहा है। तो कुल मिलाकर के लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो सबसे आगे रहा है। तो ये हमारा 7वां आंसर था। केवल दोस्तों देखते जाइए, रजनीश सिंह तोमर 22 साल तक इस बात को लेकर संघर्ष किया है। अब तो क्या है कि बहुत सारे रास्ते मेरे खुल गए हैं, तो अब तो एकदम स्वच्छंद होके बोलते हैं कहीं भी। लेकिन 22 साल इस बात को लेकर संघर्ष किया कि आईएएस का परीक्षा पास करना है या जीपीएससी का परीक्षा पास करना है, तो जितने लोग करंट धारी हैं जो कहते हैं करंट पढ़ो, मैं ना नहीं बोलता हूं, लेकिन बगैर हिस्ट्री और बगैर पॉलिटी के, बगैर संविधान के करंट पढ़ने पर सीधे छुइएगा, मारेगा झटका, गिर जाइएगा फड़ाक से। हिस्ट्री है एक रबर का दस्ताना, पॉलिटी है दूसरा रबर का दस्ताना, उसके बाद करंट छुइए, कुछ नहीं होगा। तो ये आज भी मैं उसी बात पर हूँ
और पहले भी मैं उसी बात पे कायम था, लेकिन कई बार बच्चे आकर्षक एडवर्टीजमेंट, आकर्षक जो है वाणी और आकर्षक उदाहरण, मुंह फुला के धीरे धीरे हंसने के कारण लोग उधर फंस जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, अपना तो काम सेवा है। जो भी जानते हैं एकदम वट के साथ कहते हैं कि आज तक किसी लड़के को कोई गलत सलाह नहीं दिए। जो माना आज वो नौकरी में है, जो नहीं माना तो मैं लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस के पतन में शांतिपूर्ण सहयोग। जो हमारी बात मान लिया वो ठीक है, नहीं माना तो कोई बात नहीं, लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस के पतन में शांतिपूर्ण सहयोग। कोई टेंशन अपने को कभी जीवन में नहीं रहा, दो तरह का बात कभी नहीं बोले। विद्यार्थी का मतलब है कि भाई पढ़ाई करो। कोई टॉप कर गया है परीक्षा में तो शिक्षक से ज़्यादा जान जाएगा, वही जिंदगी में नहीं हो सकता है। और इसीलिए रसातल में जा रहा है आज का जो है शिक्षा नीति। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल, नहीं तो हो ही गया ना, अब इसको क्या दोबारा करेंगे भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोगों का ध्यान कंटेंट पर नहीं होता है। आ काड़ू केम छे, लाल होए ना तो सारू लागे। माना कंटेंट नहीं आज के डेट में कोई पढ़ना चाहता है। क्लास में गए तो लाल वाला रेड कारपेट है कि नहीं ये देखना है। टीचर को आता हो चाहे नहीं आता हो, सब चलेगा। चलिए अब जरा आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, ए यमुना नदी ना कांठे प्रयागराज पासे मोटू नगर हतु, कौशाम्बी, मदुरई, नासिक, मुजरिस। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, चिराग हंसने लगे। बिल्कुल, मुझे चिराग, आपको मालूम है आप लोग पुराने विद्यार्थी हैं हमारे, आप लोगों के साथ जो ट्यूनिंग था वो अब हो ही नहीं पाता है। कारण यही है कि आज अब विद्यार्थी डायरेक्शन देने लगता है ना कि मेडिवल इंडिया से प्रश्न नहीं आता है, मत पढ़ाइए सर। अरे तुम जानते हो, हम जानते हैं प्रश्न आता है कि नहीं आता है। तुम 2 साल का प्रश्न देखे हो, 27 वर्ष विद्यार्थी के रूप में या 22 वर्ष टीचर के रूप में 49 साल से क्वेश्चन देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा जान जाओगे भाई। तो चलिए, इसीलिए चिराग बहुत बढ़िया लगा कि आप हंस रहे हैं। पुराना विद्यार्थी समझता था इस बात को लेकिन सब चीज़ में बदलाव आ गया है, क्या करिएगा। तो अब आइए, कौशाम्बी इसका आंसर है, लेकिन ये पूछा क्यों गया पहले ये देखिए, इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले ये वत्स साम्राज्य की राजधानी थी कौशाम्बी। 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से ऋषभ कहते हैं नमस्ते सर, नमस्कार ऋषभ। 16 महाजनपदों में से एक था वत्स। प्रयाग के पास गंगा और यमुना के संगम से 56 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी नगर है। अब इसके बाद भी आंसर नहीं मिले तो फिर क्या किया जा सकता है। अब आइए, मदुरई वैगई नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, और मुजरिस मालाबार तट पर एक बंदरगाह है जिसका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में भी है। तो कुल मिला के आंसर हो गया ए। अब आइए, डैश द्वारा रचित नाट्य शास्त्र भारतीय सौंदर्य शास्त्रनी प्रारंभिक बाबतों समावेश छे। भरत, कालिदास, वाल्मीकि, नागसेन। सबसे पहले मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है, एकदम सपाटे होकर के गए हैं परीक्षा देने, मान लेते हैं, या कुछ 30 मार्क खां बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट की मेरे यहाँ से 200 लोग पास किया है, वो वाला कोचिंग में फंस के गए हैं, कुछ नहीं आ रहा है, तब भी दोस्त घबराना मत। रजनीश तोमर तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मजबूरी को जानता है। नागसेन बौद्ध जो है दार्शनिक था, एक दार्शनिक नाटक नहीं लिखेगा, और ये ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि जो हैं उन्होंने
रामायण की रचना की है कविता के रूप में, नाटक नहीं है। तो ये दो तो यहीं पे रुक गया। तो कालिदास और भरत के बीच में जो है अब मुकाबला है। तो सबसे पहले जब मैं पढ़ाता हूं तो याद करिए, भरत मुनि के सामने नाट्य शास्त्र में आपको पढ़ाता हूं। तो भरत मुनि ने संस्कृत भाषा में नाट्य शास्त्र की रचना की है। 6000 काव्य छंद इसके अंदर है। भारत में नृत्य, संगीत और साहित्यिक परंपरा को यह प्रभावित किया है और यह सौंदर्यवादी तरीके से लिखा गया है। सब कुछ आ गया इतने में। वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में। पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा आसान क्वेश्चन या तो क्लास 3 सोचकर पूछा है या क्या कारण है, वो भाई कहना मुश्किल है। अब आइए, आर्यभट्ट અને ब्रह्मगुप्त જેવા વિદ્વાનોને કારણે ડેશના क्षेत्રમાં खूब प्रगति थई। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो गणित शास्त्र में टिक मार देंगे, लेकिन जरा सा हम लोग इसको आगे देखें तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी था, एस्ट्रोनॉट्स। 476 बीसी में पटना में इनका जन्म हुआ था। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की, बहुत बार पढ़ाए हैं। तो ब्रह्मगुप्त भी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म भीनमाल में हुआ है, वर्तमान के राजस्थान के भीनमाल में, और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। अब जरा देखें 11, प्रथम संगम युग खाते खूब समृद्धि पामियो हतो, तांजोर, मदुराई, कन्याकुमारी, म्यूजिरिस। अगर मैंने इस बार प्रश्न ऐसा है कि व्याख्या का जो है कोई स्कोप ही नहीं है, मदुरै है इसका आंसर। यशपाल, यशवर्धन परमार, इवनिंग सर, इवनिंग। तो देखिए इसका आंसर, प्रथम संगम मदुरै में हुआ था। 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला था और 4440 वर्ष तक ये चला था। लेकिन इतना ही नहीं, मुझे मालूम है कि मैं और भी बहुत कुछ आपको बताया हूँ कि जब तीनों संगम में पढ़ा देता हूँ तो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि तीनों को मिला करके किताब लिखा गया है। अब बहुत सारे किताब का नाम बताता हूँ। इत्तु तो गए, पत्तु पातु, पदिनेन कीलकंकु, शिल्पदिकारम, मणिमेकलय, बहुत सारे किताबों के बारे में मैं आपको संगम साहित्य के समय बताता हूँ। राम रश्मि वाघेला, नमस्ते गुरुजी, नमस्कार रश्मि। तो अब आइए आगे देखें हम लोग। अब संगम युग के बाद मैं आगे बढ़ूं उसके पहले कल भारतीय संविधान के प्रश्नों को लेकर मैं आऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान, और उसके बाद मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं कि आपका जो 8 तारीख तक प्रीलिम्स का एग्जाम अगर उस तारीख को होता है तो लगभग 5 दिन में इसी मंच से, ये विश्वास एजुकेशन का ही मंच है, घबराइएगा नहीं आप लोग। खाली आपके तोमर सर का आपको नेचर मालूम है कि कमजोर के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, थोड़ा इसमें सब्सक्राइबर कम था तो सोचे 4 दिन इसी पर आ जाते हैं। सिंसियर विद्यार्थी अपने आप इधर आ जाएगा और थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा लाइक शेयर जो होता है वो सब करते रहिएगा। आइए जरा, मुगल सम्राट डैश के द्वारा जारी કરવામાં આવેલ ફરમાને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના સુરત ખાતે કારખાનું स्थापवानी परवानगी आपी। कुछ करना ही नहीं है, जहांगीर है इसका आंसर, क्योंकि डायरेक्ट है कि 1613 ईस्वी में जहांगीर के आदेश के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो हम लोग पढ़े थे। मतलब आज वाले प्रश्न में वो स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए बहुत मजा नहीं आ रहा है। हैदर अली અને टीपू सुल्तान डैश न शासको हता, क्या पढ़ा इसमें बोलिए।
मैसूर न शासको हता। जूनागढ़ का अगर हैदर अली होता तो अपने को मालूम होता, ठीक है। अगर ये वहाँ का होता तो अपने को मालूम होता। अहमदाबाद का होता तो भी अपने जान रहे होते। तो 1761 ईस्वी में हैदर अली ने नंजा राज को अलग करके मैसूर राज को अपने नियंत्रण में ले लिया था। सरला देवी चौधरी डैश ने स्थापना करी कि जेनी प्रथम मीटिंग 1910 में इलाहाबाद खाते योजाई हती। इस सब प्रश्न में कुछ है ही नहीं कंसेप्ट जो आपको समझाएं। भारत महिला महामंडल जो है ये इनका नाम है जो इन्होंने ये स्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा कि सरला देवी जो हैं वो भारत महिला स्त्री महामंडल नामक जो है ये की रचना की थी। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई भी फैक्ट्स है ही नहीं। आप यदि इसको चाहेंगे तो ऐसे ही जो है टिक मार देंगे कि इसका आंसर ये होगा। भारत स्त्री महामंडल, सरला देवी चौधरानी इनका नाम था। ब्रिटिश भारत ना 100 प्रथम गवर्नर जनरल हता। अब इसमें क्या समझाएं ये बताइए। ब्रिटिश भारत ना 100 प्रथम यानी विलियम बेंटिक। इसमें नया समझाने लायक कुछ है ही नहीं। अब जरा आगे बढ़ें और आगे के प्रश्नों को देखें। पुलकेशी बीजो वंशना प्रख्यात शासक हतो। अब ये बताइए, ये नीचे हो गया है दोबारा, इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में थोड़ा जल्दीबाजी रहता है। तो चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय जो है वो शासक था। तो ये इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं इस प्रश्न में। विजयनगर ना राजा के जेमने टर्की कुलना कुशल तीरंदाजों ने नियुक्त કર્યા હતા અને પોતાના તીરંદાજોની લડાઈ क्षमता વધારી હતી। તે હતા બુક્કા પહેલા, देवराय पहला, कृष्णदेव राय અને रामा राय। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि देवराय जो थे उन्होंने ये तुर्की कुशल तीरंदाज को नियुक्त किए थे। नीचे ना पैकी कई जोड़ी योग्य रीते जोड़ायली छे। मराठा पहाड़ी कला शैली, मुगल अजंता चित्रकला शैली, कुषाण गांधार कला शैली, हड़प्पन संस्कृति पेंटेड ग्रेवेयर। आंसर होगा कुषाण का गांधार कला शैली। लेकिन जरा सुन लीजिएगा, मराठा चित्रकला अपने आप में एक चित्रकला है, वो कोई शैली नहीं है। इसमें रंगीन चित्र बनाए जाते हैं, वॉल चित्र बनाए जाते हैं, पांडुलिपि में लघु चित्र बनाए जाते हैं। ये जो है मेंदली, सतारा, मीनावती, इन सब जगहों में मराठा शैली था। ये राजपूत और यूरोपियन चित्रकला का मिश्रण है। मुगल चित्रकला, ये मुगल चित्रकला भी अपने आप में एक जो है ये चित्रकला है। ये अजंता उसका उदाहरण है। अजंता तो प्राचीन भारत में हुआ करता था। मुगल दरबार तक ये सीमित रहा। भारतीय और फारसी तत्वों को इसमें शामिल किया गया। महाभारत के कुछ चित्रों का इसमें चयन किया गया। रंगों का भरपूर प्रयोग किया गया है। अब आइए, कुषाण के काल में ही गांधार कला शैली विकसित हुई थी। अब जरा दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। कैलाश पर्वत ने हलावतो रावण ए भारतीय स्थापत्य उत्तम नमूना छे जे खाते जोवा मरे छे। अगर हम आंसर की बात करें तो बस एक लाइन में अपने कह देंगे एलोरा के गुफा में ये है। तो एलोरा के गुफा में जो है ये हमको दिखाई देता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब तक कि हम इसके डिटेल्स को नहीं जानेंगे तब तक हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये कहा जाता है, क्या तो सुनिएगा, तो इसीलिए कहते हैं कि क्या होगा इसका व्याख्या। तो सुनिए, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने महाराष्ट्र के एलोरा में रॉक कटिंग केव का निर्माण किया है। इसमें 12 गुफाएं बौद्ध से है,
गुफा संख्या 1 से 12, 17 हिंदुओं से है 13 से 29 गुफा, 5 जैनों की गुफा है 30 से 34, तो कुल टोटल 34 गुफाएं हैं। इसमें गुफा संख्या 29 के अंदर एलोरा में ये कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण का जो है ये भारतीय स्थापत्य में दिखाया गया है। 18वीं सदीना उत्तरार्ध में दाखल करवामा आवेली द्विमुखी पद्धति, क्या पढ़ा है इसमें ये बताइए। द्विमुखी पद्धति अने रॉबर्ट क्लाइव, ये दोनों जो है एक साथ जुड़ा हुआ है, गुजराती में कहिए संकड़ायला छे, तो ये जो है इसका आंसर हुआ। तो अब दोस्तों आज जो है 19 प्रश्न जो पूछा गया था इतिहास का, कोई एक आध लगता है टाइपिंग में रह गया होगा, टोटल 20 प्रश्न था जो पूछा गया। ये आपको आज हमने बताया, एक भी प्रश्न को जीपीएससी के स्टैंडर्ड पर नहीं माना जा सकता है। लड़का को रोने गाने के बाद छोड़ दीजिए, वो तो एडमिशन लेने के पहले सोचता नहीं है तो उसको रोने गाना है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एकदम उसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।